गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। बारी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज कोलरोस लॉ को पढ़ने की। इससे पहले कि आज का लेक्चर शुरू किया जाए, पहले दो बातें जरा ध्यान से सुनें। पहला, आप सभी पैकेज लेकर बैठ जाइएगा। आप सबके पास पैकेज है। पैकेज में ध्यान रखें, पेज नंबर 21 और एक्सरसाइज नंबर 3। पेज नंबर 21 को ओपन करिए और एक्सरसाइज 3 पर आप पेंसिल या पेन लगाकर आप बैठ जाएं। राइट, करते हैं आज की बात। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों आपको हमने पढ़ा दिया है रिगार्डिंग दैट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे कि मोलर कंडक्टिविटी पे डाइल्यूशन का क्या फ़र्क पड़ता है। हमने आपको ग्राफिकली बताया कि डाइल्यूशन जैसे जैसे आप करते जाते हैं, जैसे जैसे पानी मिलाते जाते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। लेकिन ग्राफिकल मेथड का साथ के साथ एक ड्रॉबैक भी था, और ड्रॉबैक था वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, हाइपरबोलिक ग्राफ जाता है, और उसका ड्रॉबैक ये था कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट जीरोथ कंसेंट्रेशन, या हम कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तीनों एक ही हैं, तीनों एक ही शब्द हैं। लेकिन फर्क ये था कि मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आप ग्राफ से निकाल नहीं सकते थे। इसी बात का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। क्या मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फिर कैसे निकाल सकते हैं। पहले पढ़ेंगे हम कोलरोस लॉ। कोलरोस लॉ क्या कहता है, आज इसको जानने की बारी है। प्यारे बच्चे, कोलरोस लॉ कहता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज द समेशन ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ केटायन एंड एनायंस इन द सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है, एक सॉल्यूशन के अंदर जितने केटायंस होते हैं और जितने एनायंस होते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, उनकी कंडक्टिविटीज को ऐड कर दीजिए। आप ऐड कर देंगे टोटल कंडक्टिविटी ऑफ केटायंस एंड टोटल कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस, और बस आपके पास आ जाएगी टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। आइए जानने की कोशिश करते हैं इसके एक एक्सप्रेशन को लेकर। मान लीजिए बच्चों, मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है एंड द इलेक्ट्रोलाइट आई हैव AB। मेरे पास कोई AB इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। लेट्स ऐड वाटर टू इट। बना A पॉजिटिव एक्वस प्लस दैट इज B नेगेटिव एक्वस। राइट, अब अगर आप इसके लिए कोलरोस लॉ की एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं, इसका एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर आप लिखना चाहते हैं, तो ये लॉ ये कहता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट जीरोथ कंसेंट्रेशन फॉर AB इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमने लिख दी। इट इज इक्वल टू, ये बराबर है समेशन ऑफ आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायंस एंड एनायंस। ये है लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं आयोनिक कंडक्टिविटी को। आयोनिक कंडक्टिविटी एट जीरोथ कंसेंट्रेशन फॉर केटायन A पॉजिटिव, फॉर केटायन A पॉजिटिव प्लस आयनिक कंडक्टिविटी एट जीरोथ कंसेंट्रेशन फॉर एनायन B नेगेटिव। बस भाई ये एक्सप्रेशन है सीधा सीधा सा। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन या मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। जितने भी आयन्स हैं सॉल्यूशन के अंदर, उन सब की कंडक्टिविटीज को ऐड कर दीजिए,
आपके पास मोलर कंडक्टिविटी एट जीरोथ कंसेंट्रेशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपके पास आ जाएगी। इस प्रकार इसको लिखना होता है। याद रखेंगे यहां दो बातें। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है AB, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है और ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। प्यारे बच्चों, जहां तक बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, आप जानते हैं हमने आपको बताया है मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाते हैं मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। मोलर कंडक्टिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है? अगर आप पानी डालते चले जाओगे, डाइल्यूशन करते जाओगे, बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन अगर आप करते जाओगे, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बराबर हो जाएगी। वो पॉइंट होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगता है, या उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बराबर हो जाती है। इस बात को आप ध्यान से, अब बारी है एक बात आप और ध्यान रखें। ये जो एक्सप्रेशन आप लिखते हैं मोलर कंडक्टिविटी के लिए इन टर्म्स ऑफ दैट इज आयनिक कंडक्टिविटी, समेशन ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज, ये केवल आप तभी लिख सकते हैं बशर्ते जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट है या कंसंट्रेशन जीरो है, या फिर हम कह सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। केवल उसके लिए ही आप ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, अदरवाइज किसी और कंडीशन पे आप नहीं लिख सकते हैं। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कैसे हम कोलरॉस लॉ का एक्सप्रेशन लिखेंगे। देखिए, या उनकी मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो बच्चों मुझे मोलर कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करनी है, क्लियर है, या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मुझे रिप्रेजेंट करनी है NaCl के लिए, तो भाई NaCl के लिए बराबर हो जाएगी, इसके अंदर दो आयंस होते हैं दैट इज सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, तो इसको मैं लिख सकता हूं लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। ऐसे ही ध्यान रखें, अगर मुझे मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखना है, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरोथ कंसेंट्रेशन का एक्सप्रेशन लिखना है, तो हम जानते हैं कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट जब टूटता है तो उस केस में हमें एक मोल मैग्नीशियम आयन मिलता है और 2 मोल बच्चों हमको क्लोराइड आयन मिलते हैं। तो अगर आपको MgCl2 के लिए ये एक्सप्रेशन लिखना है तो आप इसको इस प्रकार लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरोथ कंसेंट्रेशन फॉर MgCl2 कैन बी रिटन एज सम, याद रखेंगे सम, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस एंड आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस, और वो भी टोटल। अब जब 1 मोल MgCl2 टूटता है तो हमें 1 मोल मैग्नीशियम आयन मिलते हैं, तो जितने भी मैग्नीशियम आयन हैं उनकी कंडक्टिविटी यानी कि आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ 4 मैग्नीशियम आयन, राइट, नंबर 1 ऐसे लिख देंगे। अब याद रखो MgCl2 के 1 मोल में 2 मोल क्लोराइड आयन होते हैं, तो जितने भी आयन्स होते हैं उनकी सबकी कंडक्टिविटीज को जोड़ा जाता है 1 मोल में जितने भी आयन्स होते हैं। तो 1 मोल में हमारे 2 मोल हैं क्लोराइड आयन, तो आप यहां पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई आयोनिक कंडक्टिविटी या लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी फॉर क्लोराइड आयन। तो आप याद रखिएगा जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसकी मल्टीप्लाई आपने करनी है जब आप एक्सप्रेशन लिखते हैं मोलर कंडक्टिविटी का। जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है आयनिक कंडक्टिविटी को उससे भी आपको मल्टीप्लाई करना होता है। सिमिलरली अगर मान लो बच्चों आपको एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए अगर आपको एक्सप्रेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप बेटे? हम जानते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट 1 मोल, जैसे ही आप 1 मोल का सॉल्यूशन लेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल्स तो आपके एल्यूमिनियम आयंस होंगे, क्लियर है, और हमारे पास
3 मोल होंगे सल्फेट आयंस के। तो याद रखो, अगर मुझे मेरे सॉल्यूशन में अगर 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट है और मुझे उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर लिखनी है, मोलर कंडक्टिविटी एट 0th कंसंट्रेशन अगर लिखनी है, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, आई विल राइट इट लाइक दिस, फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट कैन बी रिटन एज, इसके लिए मैं इसको लिखने वाला हूं इस प्रकार, दिस इज इक्वल टू, ये बराबर है 2 मल्टीप्लाइड बाई आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्लस दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ दैट इज सल्फेट आयंस। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि आपने जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है मोलर कंडक्टिविटी के एक्सप्रेशन में, उसे जरूर आपने रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि 1 मोल के लिए आपने लिखनी होती है मोलर कंडक्टिविटी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और हम जानते हैं अगर 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट ब्रेक होगा, डिसोशिएट होगा, तो हमें 2 मोल्स एल्यूमिनियम आयन मिलेंगे और 3 मोल आपको सल्फेट आयन मिलेंगे। तो याद रखिएगा, जब आप आयनिक कंडक्टिविटीज एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन की लिखने वाले हैं, जब आप उनका सम लिखने वाले हैं, तो जो इनका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, उसको आप एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट जरूर करेंगे। राइट? आशा करता हूं डेफिनेशन क्या है और किस प्रकार आप मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट 0th कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए कैसे लिखना है, ये आप अच्छे से सीख गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिएगा, दोबारा से रिपीट करता हूं आगे बढ़ने से पहले, जैसे पानी डालना शुरू करेंगे, जैसे ही डाइल्यूशन करना शुरू करेंगे, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका आयनाइजेशन इंक्रीज होता है। जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब वो फुल्ली डिसोशिएट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा याद रखें, ये जो आप लिखते हैं आयनिक कंडक्टिविटीज का समेशन आप मोलर कंडक्टिविटी के बराबर लिखते हैं, ये केवल और केवल आप तभी लिख सकते हैं जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो, जब कंसंट्रेशन 0 हो, तभी आप इसको लिख सकते हैं। अदरवाइज आप आयोनिक कंडक्टिविटीज का सम मोलर कंडक्टिविटी के बराबर किसी और कॉन्सेंट्रेशन पे आप नहीं लिख सकते। तो केवल इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर या कॉन्सेंट्रेशन 0 पर ही किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी को इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं और आगे की तरफ, आप फटाफट से इसको नोट करिए। अब मान लो बच्चों, नेक्स्ट केस आता है, यहीं पर अगर हम बात करें, हमारे पास आता है अब नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस है बच्चों, अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी की जगह अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखनी हो, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखनी हो फॉर द सेम इलेक्ट्रोलाइट, इसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल हमने लिया हुआ है और वो डिसोशिएट होता है कैटायन ए में और एनायन बी में, और मुझे इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखनी है, राइट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मुझे इसके लिए लिखनी है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखनी है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर ए बी अगर मुझे लिखना है, तो उसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिमिटिंग डेफिनेशन अब आप यहां पर चेंज करेंगे, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ, यहां पर तो आप लिखते हैं आयोनिक कंडक्टिविटी, आयोनिक मोलर कंडक्टिविटी लिखते हैं आप इसको, यहां पर आप इसको लिखने वाले हैं आयोनिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। तो यहां पर एक शब्द आप और ऐड कर देंगे, आयोनिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। कैसे? इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से सीखते हैं। अगर बच्चों आपको लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखनी हो, वो भी याद रखिएगा बराबर होता है सम ऑफ कैटायंस एंड एनायंस की आयनिक कंडक्टिविटी के, लेकिन उसमें एक हल्का सा मॉडिफिकेशन ये हो जाता है, ये हो जाएगा लिमिटिंग
इक्विवेलेंट आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ cations and limiting equivalent conductivity of anions. तो यहां पर आप ध्यान रखें कि आप EQ यानी कि इक्विवेलेंट आयोनिक कंडक्टिविटीज का सम होता है। यहां पर एक पॉइंट आप लर्न करेंगे, डायरेक्टली आप उसको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री के अच्छे से क्लियर होते हैं वो इस बात को जानते हैं। अब जो पॉइंट आगे मैं लिखने वाला हूं, मान लो बच्चों आपको MgCl2 के केस में अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखना है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखना है, तो हम जानते हैं मैग्नीशियम डिसोशिएट होता है Mg2 पॉजिटिव में वाटर के डलने पर और 2Cl नेगेटिव में। अब अगर इसके लिए मुझे लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखना है, यानी कि मुझे एक्सप्रेशन इसका लिखना है, इसका एक्सप्रेशन मुझे लिखना है, मुझे इसका एक्सप्रेशन लिखना है, राइट? अगर मुझे इसका एक्सप्रेशन लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ आयोनिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम आयन, आयोनिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम आयन प्लस आयोनिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयंस। इसमें आप एक पॉइंट लर्न करेंगे कि जब हम लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, जब हम इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो इसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आपने रिप्रेजेंट नहीं करना। यहां पर अब आप 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं, आपको पता है, जब हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट MgCl2 को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे या उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, तो उसमें हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्लोराइड आयन होते हैं, 2 ग्राम इक्विवेलेंट नहीं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्लोराइड आयन होते हैं। तो या तो आप इसको पूरे डिटेल में पहचानें, या फिर क्योंकि हमें एक्सप्रेशन लिखना है तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा डायरेक्टली भी इसको लर्न कर सकते हैं कि आप याद रखें कि आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का जब एक्सप्रेशन लिखना है 0th कंसंट्रेशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तब आप कोफिशिएंट का जिक्र नहीं करेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी में जिक्र जरूर करना है। चलिए बच्चों, लीजिएगा स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहां पर अब आपसे मैं इस लॉ की एप्लीकेशन की तरफ आगे बढ़ता हूं। अगर आपने अभी तक अपना पैकेज अगर निकाल के नहीं रखा है, तो मैं आपसे कहता हूं कि पैकेज निकाल के रख लीजिएगा। देखो बेटे, अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं बच्चों, NaCl के लिए आप मोलर कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखिए, तो आप शायद ऐसे लिखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट 0th concentration for NaCl can be written as this is equal to molar ionic conductivity for Na positive plus molar ionic conductivity for Cl negative। इसको आप ऐसे लिखते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई सोडियम एसीटेट के लिए आप ये एक्सप्रेशन लिखिए। क्लियर? तो आप ऐसे लिखेंगे इसको। कई बार एसीटेट के लिए सीधा AC भी लिखा हुआ होता है, ACNA, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ACNA, समझ जाओ, AC का मतलब एसीटेट आयन, शॉर्टकट में इसको लिखते हैं। अगर मुझे इसके लिए एक्सप्रेशन लिखना है तो मैं लिखूंगा कैप M0 4 CH3COO negative Na positive can be written as molar ionic conductivity lambda naught M of acetate ions plus, that is
लैम्डा नॉट M4 दैट इज Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि बच्चों HCl के लिए लिखिए, तो HCl के लिए आप लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी या कैप नॉट M फॉर HCl कैन बी रिटन एज, इसके लिए अगर लिखना हो तो बड़ा आसान है, आप ऐसे लिखेंगे लैम्डा नॉट M फॉर H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट M फॉर Cl नेगेटिव, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। क्लियर? अब मैं आपसे ये कहता हूं, मैंने 3 इलेक्ट्रोलाइट आपको दिए, एक NaCl, एक आपको दिया सोडियम एसीटेट, एक आपको दिया HCl। लेकिन एक बात याद रखिए, ऐसे आप तभी लिख सकते हैं जब तीनों के तीनों जीरोथ कंसेंट्रेशन पर हों, और बिल्कुल ये जीरोथ कंसेंट्रेशन पर है या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है, ऐसा आप तभी लिख सकते हैं। तो हमने इन तीनों का एक्सप्रेशन लिख दिया अकॉर्डिंग टू कोलारॉस लॉ, राइट? अब मैं क्या करता हूं, अब बेटे हम ये करते हैं कि मैं यहां पर, ध्यान रखिएगा, अब मैं आपसे कहता हूं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इनको आप ऐड करिए। जब आप इनको ऐड करेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, जैसे ही आप ऐड करते हैं 2 और 3 को, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, जैसे ही आप इनको ऐड करते हैं तो आप इसको और इसको ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा नॉट M ऑफ एसीटेट आयंस प्लस लैम्डा नॉट M फॉर H पॉजिटिव आयंस, प्लस लैम्डा नॉट M फॉर Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट M फॉर Cl नेगेटिव। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दिया। लेफ्ट साइड भी आप ऐड करेंगे, जो भी लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड के साथ ऐड होगी, राइट साइड के साथ ऐड होगी। तो अब आप लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ ऐड करेंगे, यानी कि ये आपके पास हो गया मोलर कंडक्टिविटी फॉर सोडियम एसीटेट, ऐसे आप इसको लिखेंगे, राइट, प्लस मोलर कंडक्टिविटी फॉर दैट इज HCl। इधर ये इसके बराबर हो गया, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब मैं क्या करता हूं, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको माइनस कर देता हूं इसमें से। तो हमने ऑपरेशन ये किया, वी हैव कैरिड आउट द ऑपरेशन, आई हैव एडिड इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 3, और बच्चों करते क्या हैं, उसमें से माइनस करते हैं इक्वेशन 1, माइनस इक्वेशन 1, फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। अब जैसे ही मैं इसको माइनस करता हूं, माइनस लैम्डा नॉट M फॉर NaCl, इसको मैं माइनस करता हूं, तो ये जो इसकी साइड है, जो राइट साइड है, ये माइनस में आएगी नीचे, यानी कि माइनस लैम्डा नॉट M फॉर Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा नॉट M फॉर Cl नेगेटिव। यहां पर आप इसको माइनस करोगे, फॉर Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट M फॉर Cl नेगेटिव, राइट, माइनस। तो यहां पर तो ऐड हुए हैं और यहां पर माइनस हुआ है। ये जो इक्वेशन 1 है इसको आपने माइनस किया। अब जैसे ही बच्चों आप माइनस करेंगे तो आप देखते हैं इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे बच्चों ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और केवल राइट साइड में आपके पास बचेगा लैम्डा नॉट M फॉर एसीटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट M फॉर H पॉजिटिव आयंस। केवल ये आपके पास बचने वाला है। तो आप क्या करें, फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, अभी ले लीजिएगा, और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। अब इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद मेरे पास बचता है
लैम्डा नॉट m फॉर एसीटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट m फॉर H पॉजिटिव आयन। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट जीरोथ कंसंट्रेशन फॉर एसिटिक एसिड। क्योंकि अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ अगर मैं एसिटिक एसिड के लिए एक्सप्रेशन लिखता हूं तो वो बराबर आएगा दैट इज लैम्डा नॉट m फॉर एसीटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट m फॉर H पॉजिटिव आयंस। ये इसके बराबर आएगा। तो मैं इन दोनों के सम को मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन फॉर एसिटिक एसिड भी लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कौन है वीक इलेक्ट्रोलाइट? एसिटिक एसिड। उसकी मोलर कंडक्टिविटी अगर जीरो कंसंट्रेशन पे निकालनी है तो मेरे पास अब एक फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या आ गया? फॉर्मूला ये आ गया कि मैंने क्या करना है, ये है मेरे पास, ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास। दिस इज द फॉर्मूला आई एम हैविंग, दिस फॉर्मूला आई डू हैव। ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है क्या? इस तरीके से कि अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी जीरो कंसंट्रेशन पे निकालनी है, किसकी निकालनी है? एसिटिक एसिड की। तो आप क्या करें, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस, उसमें से माइनस कर देंगे मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन फॉर NaCl, और आपके पास आसानी से आ जाएगी मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन फॉर एसिटिक एसिड। कहने का मतलब क्या हुआ? वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी जीरो कंसंट्रेशन पे आप ग्राफिकल मेथड से नहीं निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल जाता था। तो उसको हम कोलरॉस लॉ की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से उसको निकाला जा सकता है। तो चलो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब बारी है आपको एक्सरसाइज टाइम की बारी है। उठाइए अपना पैकेज, निकालिए पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 आप निकालेंगे और उसमें एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट हम करते हैं। देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में आपको बच्चों क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में आपको बच्चों दिया हुआ है एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट में हमने आपको दिया हुआ है, इन द बी पार्ट आई हैव गिवन, बी पार्ट में हमने आपको दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, HCl एंड सोडियम एसिटेट, तीनों की मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन दे रखी है। यह है आपके पास मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, आपको दे रखी है अबाउट NaCl, ये बराबर है आपके पास दैट इज 126.4, ये आपको गिवन है। आपको मोलर कंडक्टिविटी फॉर HCl इन्होंने गिवन यहां पर दी हुई है, HCl के लिए भी आपको गिवन है, और ये बराबर है, HCl के लिए बराबर है 425.9। आपको मोलर कंडक्टिविटी जीरो कंसंट्रेशन पर गिवन है सोडियम एसीटेट के लिए, ये भी आपको गिवन है, और ये बराबर गिवन है आपको दैट इज 91। बच्चों यहां पर हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, यूनिट आपको पता है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब आपसे कहा गया है, आपसे क्वेश्चन ये है कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन फॉर एसिटिक एसिड, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या है, इन तीनों की मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है और आपको मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की निकालनी है। तो निकालना हुआ आसान, क्योंकि आप इन तीनों की मोलर कंडक्टिविटी में और सोडियम की
एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन पे, आप इसके बीच में रिलेशनशिप आप जानते हैं। और रिलेशनशिप क्या है? इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर दें और माइनस कर दें मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन फॉर NaCl, और आपके पास आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन फॉर एसिटिक एसिड। ये आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला आप ऐसे लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी कैन बी रिटन एज मोलर कंडक्टिविटी फॉर सोडियम एसीटेट। क्लियर है बच्चों? ये आप लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे प्लस मोलर कंडक्टिविटी फॉर HCl, और इसमें से माइनस कर देंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। और भैया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब करते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई। फॉर्मूला किया आपने अप्लाई, सारी वैल्यूज अब आप इसमें पुट करेंगे, तो आपने फॉर्मूला डेराइव कर दिया, राइट। अब एक एक वैल्यू इसमें आप पुट करेंगे। करते हैं जरा पुट। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट गिवन है 91, प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl आपको गिवन है 425.9, माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन फॉर NaCl एंड दैट इज 126.4। बच्चों आपका आंसर यहां से आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 390.5। दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन फॉर एसिटिक एसिड। आपके पास सीधा आंसर आ गया। जब आंसर लिखे, एक बात का ध्यान रखना है, और ध्यान ये रखना है, यूनिट जरूर लिखनी है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमेशा और हमेशा याद रखें, यूनिट आप जरूर लिखेंगे, यूनिट आपने जरूर लिखनी है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी का आंसर हमने आपको बता दिया। आशा करते हैं पूरा क्वेश्चन आपके बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर? ये पहली एप्लीकेशन होती है कोलारॉस लॉ की, कि कोलारॉस लॉ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी जीरो कंसंट्रेशन पर हम निकाल सकते हैं। ऑलराइट, ये फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बच्चों अब बारी है एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। अब बारी क्वेश्चन नंबर 2 की है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं, आपको गिवन है मोलर कंडक्टिविटी कैप एम नॉट फॉर NaCl। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NH4Cl की आपको गिवन है 149.7। आपको दे रखा है मोलर आयनिक कंडक्टिविटी फॉर हाइड्रोक्साइड आयन 198, और इसके बाद इसी क्वेश्चन में आप आगे पढ़ेंगे, आपको दे रखी है मोलर आयनिक कंडक्टिविटी फॉर क्लोराइड आयन एंड दैट इज 76.3। हम यूनिट्स यहां पर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप जब भी आप सॉल्व करेंगे नोटबुक में यूनिट्स आप जरूर लिखेंगे। और आपसे कहा गया है कैलकुलेट कैप एम नॉट फॉर NH4OH। इसे आप मिसप्रिंट है, इसे भी आप लगा लें, इसको आप लगा लें अपनी एक्सरसाइज में, अपने नोट्स में। अब बच्चों ये आपको निकालना है। हम जानते हैं बाई कोलारॉस लॉ कैप एम नॉट क्लियर है फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैन बी रिटन एज सम ऑफ मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी फॉर अमोनियम आयन। भाई जब ये सॉल्यूशन में जाएगा तो ये डिसोशिएट होकर 2 आयन हमें देगा, एक अमोनियम आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहां पर आपके पास ये हो जाएगा कैप एम नॉट फॉर दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी फॉर हाइड्रोक्साइड आयन, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी फॉर हाइड्रोक्साइड आयन। अब आपको क्या करना है, अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी आयनिक कंडक्टिविटी अमोनियम आयन की पता लग जाए, और अगर मुझे
मोलर आयनिक कंडक्टिविटी अगर हाइड्रोक्साइड आयन की पता चल जाए, उन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा और आसानी से मेरे पास आ जाएगा मोलर आयनिक, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों, आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये है, यहां पर आपको मोलर कंडक्टिविटी फॉर NH4Cl को मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज, इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम आयन प्लस मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बाई कोलारॉस लॉ। अब आप जरा ध्यान से देखें, आपको इसकी वैल्यू गिवन है 149.7, यहां पर मैं लिख दूंगा 149.7 इज इक्वल टू अमोनियम आयन की आयनिक कंडक्टिविटी आपको गिवन नहीं है, इसे आप एज इट इज रखें, इसे आप एज इट इज रखेंगे और याद रखें क्लोराइड आयन की मोलर आयनिक कंडक्टिविटी आपको गिवन है, यहां से आपको गिवन है 76.3, तो ये आप 76.3 ये वैल्यू रही। प्यारे बच्चों, इस वाले फॉर्मूले से आप लैम्डा नॉट m मतलब मोलर आयनिक कंडक्टिविटी अमोनियम आयन की आप निकाल लेंगे। अमोनियम आयन के लिए मोलर आयनिक कंडक्टिविटी आपके पास आ जाएगी दैट इज 149.7 यस माइनस 76.3। अब ये सॉल्व करते ही आपके पास आता है 73.4 और ये आई आपके पास मोलर आयनिक कंडक्टिविटी फॉर अमोनियम आयन के लिए। अब बच्चों आप देखिए, आपको यहां पर अमोनियम आयन की मोलर आयनिक कंडक्टिविटी पता चल गई। क्वेश्चन में आपको गिवन है आयोनिक कंडक्टिविटी, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी फॉर हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब आपको ये भी पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया, दोनों को ऐड कर दो, आपके पास मोलर कंडक्टिविटी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आसानी से आ जाएगी। तो किसके बराबर होगी? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बराबर हो जाएगा अमोनियम आयन की आयनिक कंडक्टिविटी कितना है 73.4 राइट, प्लस हाइड्रोक्साइड आयन की मोलर आयनिक कंडक्टिविटी वो है 198, दिस इज 198। प्यारे बच्चों, आप इन दोनों को करेंगे ऐड और ऐड करते ही आपके पास आएगा आंसर 271.4 राइट। अब आप मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट लिखेंगे और मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपका आंसर यहां से आ जाता है। आशा करते हैं पूरा का पूरा टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे से तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा, पूरा न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। भैया हमें मोलर कंडक्टिविटी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की निकालनी थी और वो बाई कोलारॉस लॉ किसके बराबर होगी? इन दोनों आयंस की आयोनिक कंडक्टिविटी के बराबर होगी। हाइड्रोक्साइड आयन की आयोनिक कंडक्टिविटी, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी आपको स्टार्टिंग में ही गिवन है। सबसे पहले हमने मोलर आयनिक कंडक्टिविटी अमोनियम आयन की निकाल ली, अमोनियम आयन की निकल के आ गई 73.4, बस दोनों को ऐड कर दिया, आ गई हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी एट 0th कंसेंट्रेशन फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन क्लासिकल क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए इस तरह के काफी क्वेश्चंस आते हैं। फटाफट से लो स्क्रीनशॉट और अब बारी रहेगी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की। अब बारी है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बड़ा क्लासिकल क्वेश्चन रहा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में। बहुत ध्यान से इस न्यूमेरिकल को समझेंगे और कई बार इसको करके देखेंगे और हो सके तो इसका आंसर भी आप लोग लर्न कर लेंगे। चलिए बारी है अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है
पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए में फ्रॉम द फॉलोइंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन है, BaCl2 के लिए मोलर कंडक्टिविटी जीरो कंसंट्रेशन पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको गिवन है, और आपको पहले वाले न्यूमेरिकल में मोलर कंडक्टिविटी NH4Cl के लिए भी आपको गिवन है, बराबर है 129.8, ये आपको गिवन है। और आपसे कहा गया है कैलकुलेट करना है आपको, यू हैव टू कैलकुलेट कैप एम नॉट मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब प्यारे बच्चों, हम जानते हैं बाय कोलरॉस लॉ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट जीरो कंसंट्रेशन कैन बी रिटन एज मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम आयन प्लस मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। इन दोनों आयंस की कंडक्टिविटीज, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज का जो सम है वो इसके बराबर हो जाएगा। चलिए तो करते हैं, सॉल्व करते हैं इस इंपॉर्टेंट सीबीएसई बोर्ड के न्यूमेरिकल को। सबसे पहले आप लिखने वाले हैं इक्वेशन 1 मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन फॉर BaCl2। आप इसको लिख सकते हैं, जैसे ही BaCl2 ब्रेक होता है मोलर कंडक्टिविटी फॉर बेरियम आयन प्लस दिस इज मोलर आयनिक कंडक्टिविटी फॉर क्लोराइड आयन। लेकिन याद रखें मोलर कंडक्टिविटीज के न्यूमेरिकल में अगर 1 मोल BaCl2 ब्रेक होता है तो हमें 2 मोल Cl नेगेटिव आयंस मिलते हैं। 1 मोल सॉल्यूशन में 2 मोल क्लोराइड आयन होंगे, तो आप भूलेंगे नहीं 2 से मल्टीप्लाई करना। साथ के साथ मोलर कंडक्टिविटी जीरो कंसंट्रेशन पर बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए आप लिखेंगे इस प्रकार, दिस कैन बी रिटन एज, जब ये ब्रेक होगा तो 1 मोल बेरियम आयन 2 मोल हाइड्रोक्साइड आयन, हमें मिलेगा 1 मोल बेरियम आयन 2 मोल मिलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। तो उसी हिसाब से उसकी आयनिक कंडक्टिविटीज को आप रिप्रेजेंट कर देंगे, ऐसे लिख देंगे इसको। बच गया तीसरा NaCl, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं मोलर आयनिक कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी फॉर NH4Cl। इसको बच्चों आप ऐसे लिख देंगे, दैट इज मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम आयन प्लस मोलर आयनिक कंडक्टिविटी फॉर क्लोराइड आयंस, ऐसे आप इसको लिख देंगे। क्लियर है? आप इसको इस प्रकार लिख देंगे। अब आगे कैसे बढ़ते हैं? अब आपको कैलकुलेट करना है, ध्यान से आपको कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी जीरो कंसंट्रेशन पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। अब जरा चेक करो अमोनियम आयन किधर है और हाइड्रोक्साइड आयन किधर है। आपको चाहिए 1 मोल तो अमोनियम आयन, 1 मोल हाइड्रोक्साइड आयन। आप जानते हैं ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम जानते हैं अमोनियम आयन आपका यहां है इक्वेशन नंबर 3 में। एक तो मुझे अमोनियम आयन चाहिए, 1 मोल मुझे हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए। हाइड्रोक्साइड आयन आपका है इक्वेशन नंबर 2 में। तो आप इन दोनों इक्वेशन को तो ऐड कर देंगे, 2 और 3 को आप ऐड करेंगे। करते हैं ऐड 2 और 3 को। जब आप 2 और 3 को ऐड करोगे तो आप पहले लेफ्ट साइड को ऐड करोगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन फॉर NH4Cl। लेफ्ट साइड के साथ ऐड, राइट साइड के साथ ऐड हो जाएंगी। क्लियर है? राइट साइड के साथ ऐड हो जाएंगी। यहां पर आ जाएगा आयोनिक कंडक्टिविटी, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी फॉर अमोनियम आयन, ये आपको चाहिए। लेकिन अगर आप इन दोनों रिएक्शन को एज इट इज ऐड करते हो तो उस केस में आपको 1 की जगह
2 मोल हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे, 2 मोल, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में 1 ही मोल हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो आप क्या करें, नोट जो इक्वेशन नंबर 2 है, जो ये वाली इक्वेशन है, इसे 2 से डिवाइड कर दें, आप इसे 2 से डिवाइड कर दें। तो इक्वेशन नंबर 3 लें प्लस इसको आप 1/2 कर दें, 1/2, 2 से डिवाइड कर दें। तो यहां पर आप लिख देंगे 1/2। इक्वेशन 3 एज इट इज ऐड करो। इक्वेशन 3 में ये है प्लस मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, और याद रखें इक्वेशन 2 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया है ऑल थ्रू आउट, पूरी इक्वेशन को आपने 2 से डिवाइड कर दिया। तो आपके पास बचेगा हाफ ऑफ मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम आयन प्लस पूरी इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से 2 कट हो जाएगा। अब आपको मिलेगा मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन 1 मोल की। अब आप ध्यान दो, आपको अमोनियम आयन भी चाहिए, आपको हाइड्रोक्साइड आयन भी चाहिए, ये दोनों आयन आपको चाहिए। और आपको क्या नहीं चाहिए, ना तो आपको बेरियम आयन चाहिए, ना आपको क्लोराइड आयन चाहिए। तो वो इक्वेशन देखिए जिसमें बेरियम आयन है और क्लोराइड आयन है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। पहले वाली रिएक्शन में बेरियम आयन भी है और क्लोराइड आयन भी है, लेकिन समस्या क्या है, हमारे पास अब हाफ मोल तो है बेरियम आयन की आयनिक कंडक्टिविटी और 1 मोल है मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। तो आपको 2 मोल नहीं चाहिए, 2 मोल नहीं चाहिए, आपको 1 मोल चाहिए। तो इक्वेशन पूरी इक्वेशन 1 को आप 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर है? यानी कि माइनस हाफ ऑफ लेफ्ट साइड में से माइनस होगी, पहले 2 से डिवाइड करो फिर माइनस करो, माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट 0th कंसेंट्रेशन फॉर BaCl2। अब इधर भी 2 से डिवाइड करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस हाफ ऑफ, ये प्लस है, हाफ ऑफ मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम आयन माइनस मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये हाफ रह जाएगा, ये हाफ रह जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो ये रह जाएगा। अब आप क्या करें बच्चों, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे आपका ये कैंसिल आउट हो गया। राइट हैंड साइड पे आपके पास 2 ही आयंस की आयनिक कंडक्टिविटी बची, एक अमोनियम आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन। मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम आयन प्लस मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो बनता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बराबर हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ले आप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट और फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, अब बच्चों हमारे पास फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया बेटे? हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। नाउ वी हैव द फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला इज जस्ट लाइक दिस। ये है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया यहां से, इसे आप अंडरलाइन कर दो ऐसे, बस वैल्यूज रख दीजिए। इनकी तीनों की मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन है, अब आसानी से आप इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रखेंगे और आप मोलर कंडक्टिविटी 0th कंसेंट्रेशन पे आसानी से निकाल लेंगे। रखते हैं वैल्यूज। मोलर कंडक्टिविटी 0th कंसेंट्रेशन पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए हो जाएगी बराबर, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये है आपके पास 457.6, तो आप पहले हाफ ऑफ 457.6 प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl, वो आपको दे रखी है 129
0.8 माइनस हाफ ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2, ये आपको गिवन है 240.6, हाफ ऑफ 240.6 ये है। आंसर आ जाएगा 238.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपके पास आंसर आ गया, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, स्क्रीनशॉट भी लें। अभी हम लेक्चर वाइंड अप करते हैं, लेकिन साथ के साथ आप क्या करें, अभी इसको बिना देखे, क्लियर है, बिना देखे खुद भी सॉल्व करके देखें, और फिर जो स्क्रीनशॉट ने आपने लिया है, क्लियर है, उससे आप अपना आंसर कंपेयर करें, उससे आप अपनी वैल्यूज को, टर्म्स को चेक करें। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसका आंसर भी लर्न आपको कर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए। आशा करता हूं पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।